फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए, सीडीपी पेपर 2 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज आप लोगों की चल रही है और देखिए 10 क्लासेस मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ। अब देखिए 10 क्लासेस, हर क्लास में आप लोगों के 30 क्वेश्चन है, इसका मतलब 300 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही थ्योरी पार्ट आप लोगों का बेस्ट होता चला जाएगा। इसके अलावा देखिए जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप लोगों के जो टैग वर्ड्स यूज़ होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। तो काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के एग्जाम के लिए होंगी चीज़ें। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो क्लासेस नहीं बच्चे देख पाए हैं, जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देख पाए हैं, उन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए होंगी। स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है जिसमें शामिल है। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है, देखिए उसमें किस किस तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। देखिए भाषाई विविधता, जिन बच्चों के अंदर भाषाई विविधता होती है वो बच्चे भी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड दिया गया है लिंग विविधता। देखिए चाहे जेंडर कुछ भी हो, बच्चे का लड़का हो लड़की हो, सबको क्या कर रहा है जाता है समावेशी शिक्षा में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, देखिए किसी भी समाज से बच्चा आया हुआ हो, ठीक है, उनके लिए भी समावेशी शिक्षा उतनी ही यूज़फुल होती है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर सही होगा। योग्यता और विकलांगता, तो देखिए ये भी क्या होता है, इन बच्चों का भी समावेशी विविधता में क्या होता है, समावेशन होता है। तो देखिए सारी ही चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, शामिल हैं समावेश विविधता के संदर्भ में, ठीक है। तो चारों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो, उसकी लैंग्वेज किसी भी तरीके की हो, उसका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, उसकी योग्यता विकलांगता हर एक चीज़ जो है वो समावेशी शिक्षा में इंक्लूड की जाती है। क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा होती वही है जिसमें हर एक प्रकार के बच्चे को एक जैसा समझा जाता है, ठीक है, एक जैसी उनको शिक्षा दी जाती है, वही क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक शहर को डिज़ाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि अधिक होने की संभावना है। तो देखिए जो बच्चे के अंदर देखिए वास्तुकार होता है, चित्र की समझ होती है, ठीक है, दिशाओं का ज्ञान होता है, तो उस बच्चे के अंदर कौन सी बुद्धि होती है। तो देखिए वहाँ पर जो बुद्धि पाई जाती है वो होती है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल बुद्धि। जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। देखिए जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, भाषाई बुद्धि होती है, वो किसके अंदर पाई जाती है, तो देखिए वो होती है कवियों के अंदर। किन के अंदर पाई जाती है, जैसे कवि हो गए, ठीक है, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लिंग्विस्टिक पाई जाती है। म्यूजिकल, जिनको ताल लय इन सब का ज्ञान होता है, ठीक है, स्वर, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, उनके अंदर होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंट्रा पर्सनल, अब देखिए यहाँ पर इंट्रा मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रा मतलब हमारे ऊपर चीज़ें आ रही हैं, मतलब हम खुद की मानसिकता को, खुद की भावनाओं को समझ पाते हैं, तो वो होती है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए ए ना दिया होता, सिर्फ इंटरपर्सनल होता, तो इंटरपर्सनल क्या होती है, जब दूसरों की भावनाओं को, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को, उनकी मानसिकता को समझ पाते हैं, तब होती है इंटरपर्सनल, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वे, देखिए अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, चर्चा को हतोत्साहित करें। देखिए बच्चे को डिस्करेज नहीं करना है, बच्चे को क्या करना है, एनकरेज करना होता है, ठीक है। तो डिस्करेज करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। असहमति के प्रति असहिष्णु रहे, मतलब बी इनटॉलरेंट टू डिसेंट, देखिए असहमति के प्रति आप डिसेंट रहें, तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। अभिसरण सोच पर जोर दें, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग पर जोर नहीं देना है, अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को एम्फेसिस करें, तो देखिए ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि देखिए दो तरीके की थिंकिंग होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, ठीक है, और दूसरी होती है डाइवर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग में बच्चा क्या होता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पर पहुंच पाता है, केवल ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मल्टीपल
सॉल्यूशन, ठीक है। इसीलिए देखिए क्या करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बचता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है, उद्दीपन प्रक्रिया के अनुबंध की प्रक्रिया में, तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाता है, जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं और व्याख्यान देते हैं, या फिर खुद से आरंभ की गई गतिविधि और खोज। देखिए जीन पियाजे जो फोकस करते हैं वो किस चीज़ पर करते हैं, तो बच्चे की एक्टिविटी और उसकी डिस्कवरी पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि खुद से आरंभ की गई गतिविधि। क्योंकि देखिए बच्चा जो है वो करके सीखता है, करके सीखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है पेडागोजी में, ठीक है, करके सीखने पर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है, सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन पर निर्धारित होता है, या फिर सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रियाएं एवं स्मृति के भंडार शामिल होते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। देखिए सीखने को, लर्निंग को मापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो ये तो गलत है, ठीक है। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, तो देखिए ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं वो किस चीज़ के बारे में है, भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में, और बच्चा सामाजिक परिवेश से सबसे ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवेश से अलग होकर के सीखने को नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जा सकता है, छात्र को परीक्षा पढ़ने के लिए कहकर, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहकर, या फिर छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने के लिए कहकर। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए अगर आप बोर्ड से कोई भी चीज़ बच्चे को कॉपी करा रहे हैं तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। एज इट इज़ चीज़ें आप लोगों को बच्चों को नहीं देनी है। इसके अलावा देखिए मेमोराइज आप लोग करा रहे हैं, बच्चे को रटाफिकेशन करा रहे हैं, ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। परिभाषा पढ़ने के लिए कहना, देखिए यहाँ पर आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, रिसाइट करा रहे हैं डेफिनेशंस को, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखिए पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस दी हैं, 4 चरण दिए हैं। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है। एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए एक चरण को लांघ करके दूसरे चरण पर नहीं बढ़ा जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए 4 स्टेजेस है, सेंसरी आएगी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आएगी। क्योंकि देखिए जो सेंसरी होती है वो क्या होती है, 0 to 2 होती है, बर्थ से 2 साल तक की, ठीक है, फिर 2 से 6 साल तक की। तो आप इस स्टेज को छोड़ करके दूसरे स्टेज पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक हैं, यह हर जगह के बच्चों के गुण धर्म को दर्शाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट क्या हैं, सही हैं। नेगेटिव यहाँ पर पूछा है तो नेगेटिव देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या फिर अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ताल, लय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, या फिर विशिष्ट ताल, स्वरों और लय के बीच अंतर करने की क्षमता जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर लय ताल की बात है तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन पूछा गया है इंट्रापर्सनल। और देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई है, इंट्रापर्सनल कब होता है, मतलब हमारे ऊपर चीज़ें आ रही, मतलब स्वयं की चीज़ों को समझ पाना, अपनी क्षमताओं से, अपनी भावनाओं से क्या होना, अवगत होना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पर चीज़ें बोली गई हैं कि हाइपोथेटिकल बच्चा नहीं सोच पाता, उसको क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन वो कंक्रीट प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है, उनको सॉल्व कर पा रहा है। तो वो कौन सी स्टेज में है, सेंसरी में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। तो देखिए सेंसरी में तो यहाँ पर ये चीज़ें कंक्रीट प्रॉब्लम को बच्चा नहीं सॉल्व कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे की सेंसेस डेवलप होती हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। इसके अलावा देखिए जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या होता है, एनिमिज्म की थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। यहाँ पर बात की गई है कंक्रीट प्रॉब्लम की, तो वो कौन से स्टेज में होता है, तो वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। क्योंकि देखिए अगर बात होती है यहाँ पर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की, तो वो किस में डेवलप हो जाती है, वो फॉर्मल ऑपरेशन में होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो होगी नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है, तो देखिए पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, बेहद कठोर एवं संचलित जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता ना हो। तो देखिए ये तो यहाँ पर गलत है कि कोई भी बच्चे को यहाँ पर क्या है, देखिए गिविंग एनी ऑटोनॉमी टू द चाइल्ड। देखिए बच्चे को रिजिड कठोर चीज़ें बच्चे को नहीं देनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा। विषयों को खंडित रूप से संगठित करती हैं जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, 2 प्रॉब्लम आप लोगों को दी बिल्कुल डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएंगी, जिनका बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, यहाँ पर गलत हो जाएंगी। तो आप लोगों को ऐसे विषयों को खंडित रूप में संगठित करती हैं जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध ना हो। तो देखिए रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं या फिर जानकारी को असंगठित टुकड़ों में प्रस्तुत करती हैं। देखिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उस चीज़ को क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, बच्चों के लिए यूज़फुल होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, असंगत टुकड़ों को, जो इरिलेवेंट है, डिसकनेक्टेड है, तो उसको क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कथन ए दिया गया है, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ बच्चा पकड़ रहा है, मान लीजिए गेंद को बच्चा यहाँ पर पकड़ रहा है, तो उसके अंदर गतिक परिपक्वता, या तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फाइन मोटर स्किल होनी चाहिए, ठीक है, या फिर क्रॉस मोटर स्किल होनी चाहिए, मतलब कोई सी भी मोटर स्किल यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। सीखना विकास पर निर्भर करता है, जो लर्निंग है वो बच्चे के डेवलपमेंट पर निर्भर करती है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कोल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। देखिए इन ऑप्शन में से किसकी पूछी गई है, प्री कन्वेंशन लेवल की विशेषता पूछी गई है। अब देखिए जो प्री कन्वेंशन लेवल है इसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, तो देखिए पहली स्टेज जो होती है वो होती है ओबीडियंस, आज्ञा पालन की अवस्था या फिर सजा से बचने हेतु, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था। सेकेंड जो होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज, जिसमें हम बोलते हैं टिट फॉर टैट, कि अगर आज हमने बच्चे के साथ लंच बॉक्स शेयर किया है तो वो कल ये चीज़ सोचेगा कि वो भी मेरे साथ, मेरा फ्रेंड लंच बॉक्स शेयर करे, ठीक है। तो सेकंड जो होती है वो होती है टिट फॉर टैट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है जो इन दोनों से मैच करता है, इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए नैतिक विकास जो होते हैं वो कौन से स्टेज में आते हैं, कन्वेंशनल लेवल में होते हैं, यहाँ पर नैतिक विकास की कोई बात नहीं है। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो देखिए ये भी इस स्टेज में नहीं होता। स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो देखिए यूनिवर्सल जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज में आती है, तो वो होती है 3rd लेवल में। किस में होता है, 3rd लेवल में, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल स्टेज। तो यहाँ पर भी देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर नहीं होगा, कौन सा सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर आज्ञा पालन की अवस्था है और यहाँ पर देखिए दिया गया है नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विकास एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत
के समय होती है। तो देखिए जो विकास होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए ये तो दोनों पॉइंट, इनमें से कोई आंसर होगा। बचपन के दौरान होने वाली है, केवल बचपन के दौरान होगी, तो देखिए ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया जिसकी शुरुआत कब से हो जाती है, तो बच्चे के कहाँ से, गर्भधारण से शुरू होती है, फिर जन्म से शुरू होती है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो है गर्भधारण। कब से हो जाती है, कंसेप्शन से, जब से बच्चा गर्भ में आ जाता है तब से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावशाली शैक्षण रणनीति नहीं है। देखिए कौन सी है जो नहीं है। सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, देखिए खारिज नहीं करना है, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य बनाना। देखिए बोला गया है कि जो शिक्षा है बच्चों को वो स्कूल में ही देनी चाहिए, ट्यूशन को मना किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बार बार अभ्यास, आप बच्चे को बार बार ड्रिल कराएंगे तो वो भी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी शैक्षणिक रणनीति नहीं है। देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, अगर पॉजिटिव पूछा जाता तो कौन सा सही हो जाता है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट वाला सही हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, विवाद में है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉट नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर तीनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर बोर्ड ने देखिए 1 मार्क्स दिया था बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था येस और यहाँ पर है नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध हैं। तो देखिए समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया, तो देखिए सरल प्रक्रिया तो नहीं होती है, जटिल होती है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सी चीज़ आएगी, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत होगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि समाजीकरण जो है वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ले वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होती है या फिर घटती है। देखिए जब बात करते हैं ले वाइगॉत्स्की के अनुसार, तो देखिए जो संज्ञानात्मक क्षमता है अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके क्या होती है, फैसिलिटेट होती है, ना तो इम्पैक्टेड होती है, ना ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है और ना ही डिक्रीज होती है, बल्कि क्या होती है, फैसिलिटेट होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कथन ए दिया गया है, समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचने और सीखने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित, देखिए डिस्करेज यहाँ पर दिया गया है, गलत हो जाएगा ये वाला वर्ड। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। देखिए संज्ञानात्मक क्षमताएं जो होती हैं वो बच्चे के विकास, समस्या समाधान में बाधा नहीं डालती है, हिंड्रेंस नहीं डालती हैं, बल्कि क्या करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। यहाँ पर लिखा गया है बाधा डालती हैं, तो देखिए दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों को आप लोगों को इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सह शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो, इससे किसको बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए जब शिक्षक ऐसी बात बोलते हैं लड़कों को, तो ये किस चीज़ को प्रमोट करती हैं, ना तो इक्विटी को, तो समता को तो प्रमोट करती नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती हैं, और ना ही समानता को प्रमोट कर रही हैं, बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर रूढ़िवादिता को प्रमोट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए किसके साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया जब बात होती है कैलकुलेशन की, देखिए कैलकुलेशन की जब बात होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, आपको किससे याद रखना है, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि देखिए गणित की जब बात होती है वहाँ पर क्या होता है, डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाया जाता है। तो देखिए, जब बच्चा क्या करता है, एक समस्या पर एक ही तरीके से उसको निरूपित कर पाता है, पश्चगामी युक्ति का संचालन, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय या फिर अनुरूपी चिंतन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, ना तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, एनालॉजिकल थिंकिंग का यूज़ कर रहा है, ठीक है, ना ही फंक्शनल फिक्सनेस है और ना ही वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी है, बल्कि क्या हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है रेस्पॉन्स सेट। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पॉन्स सेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट, वाक चलित कंप्यूटर, कैलकुलेटर या फिर आवर्धक लेंस। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। अब बच्चे के अंदर दृष्टि की प्रॉब्लम है, तो देखिए जो दिखने में प्रॉब्लम कर रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पर आप देखिए चाहे बड़े मुद्रण वाली वर्कशीट का यूज़ कर लीजिए, तो वहाँ पर क्या होगी, प्रॉब्लम होगी बच्चे को। कैलकुलेटर का तो यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं होना, क्योंकि बच्चे को क्या करना है, देखिए दृष्टि की सहायता के लिए आप लोगों को तकनीक बतानी है। आवर्धक लेंस भी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, वाक चलित कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्कूलों और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए। छात्रों की कमज़ोर शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंबन, शिक्षक की कमज़ोर क्षमताओं का प्रतिबिंबन, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है, समुदायों का मुद्दा क्योंकि गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों की तरह एक ही स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, विफलता को किस तरह समझना चाहिए, तो देखिए ना तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। एक व्यवस्थागत मुद्दा है जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है, ठीक है, सिस्टम पर देखिए रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है स्कूल सिस्टम पर। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, गरीब आर्थिक वर्ग के बच्चों को अन्य बच्चों के साथ स्कूली तंत्र में शिक्षित नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये मुद्दा यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है। तीनों ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन के सफल क्रियान्वयन के लिए कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सीखने के सार्वभौमिक डिज़ाइन की, तो कौन सा सही होगा, प्रतिनिधित्व सही होगा, क्रिया होगा, संलग्नता होगा या फिर नामीकरण होगा। देखिए नामीकरण तो नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 आंसर बेस्ट हैं, कौन सा, देखिए एक तो एक्टिविटी भी मानी जाती है, इसके अलावा इंगेजमेंट भी मानी जाती है। तो देखिए 2 आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं। इसी वजह से देखिए इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिला था सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 आंसर सही हैं, क्रिया और संलग्नता दोनों ही क्या हैं, महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए आंसर्स 2 मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 आंसर मतलब सही दे दिए इन्होंने, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बोनस मार्क्स बच्चों को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, बच्चे सहन सिद्धांत या फिर वैकल्पिक अवधारणाएं बनाते हैं क्योंकि उनकी सोच बड़ों से काफ़ी नीच होती है, वे कोरी पट्टी हैं, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, उनकी सोच अतार्किक है और तर्कहीन है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो देखिए वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता, उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, सरल कार्यों और कम जोखिम वाले कार्यों के लिए वरीयता या फिर अभिसारी सोच और सोच में स्थिरता। तो देखिए कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के 3 पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से, तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन, फ्लुएंसी भी होती है, ओरिजिनलिटी भी होती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है, छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, छात्र की आयु, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक रणनीतियाँ, छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही है, तो देखिए चारों ही कारक यहाँ पर बिल्कुल सही हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए किस चीज़ के लिए नहीं करना है। नेगेटिव पूछा गया है, अन्वेषण और प्रयोग को, परासंज्ञान को, चर्चा और बहस को, निष्क्रिय श्रवण को। देखिए जहाँ पर पैसिव की बात होती है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए नेगेटिव आप लोगों से पूछा था, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए योग्यता को और असफलता को किसके रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए फिक्स तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, फिक्स तो क्या होता है, गलत होता है। देखिए किसी भी चीज़ को आप फिक्स करेंगे, योग्यता को फिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट तो यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। अब देखिए योग्यता को क्या करना है, आप लोगों को वृद्धिशील इंक्रीमेंटल करना है। अब इंक्रीमेंटल के अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को सीखने के अवसर दे सकते हैं, ठीक है, क्या देंगे, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं। समालोचनात्मक चिंतन को, स्मरण और पुनरुत्थान को, परीक्षा के लिए सीखना या फिर रटना। देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर एनईपी के अकॉर्डिंग नेगेटिव हैं। रिकॉल करना चीज़ों को, रिप्रोडक्शन करना, ये भी यहाँ पर गलत है। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, ये भी क्या है, नेगेटिव है। रोट मेमोराइजेशन कराना बच्चे को, रट्टाफिकेशन कराना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन ए दिया गया है, शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती। देखिए बच्चे को सेल्फ असेसमेंट करने की क्षमता नहीं होती है। मिडिल स्कूल के बच्चों की बात हुई तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और देखिए कथन ए जो यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है। तो देखिए जो मध्य विद्यालय होता है, मध्य विद्यालय के छात्रों को क्या करना है, ठीक है, विस्तार से चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर सही होगा। ए और आर दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। देखिए विस्तार से चीज़ों को बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब सीखना है, तो ये क्या होता है आपका, जब प्री में बच्चा होता है तो उस पर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि मध्य विद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। तो देखिए आज जो क्वेश्चंस थे सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर करा दिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।